हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी 109 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका एग्जाम कल है शायद ट्यूसडे को, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको आंसर्स लिखवाए हैं क्वेश्चंस के साथ में। जो लोग हैं आपको आंसर्स मतलब क्वेश्चंस ही लिखवाते हैं, लेकिन मैंने आपको आंसर्स भी लिखवाए हैं और बहुत ही शॉर्ट में लिखवाए हैं, ताकि आपको आप जल्दी से जो है रिवीजन कर भी पाए। अगर एग्जाम के आप लास्ट में आधे घंटे पहले भी देख रहे हो तब भी आपका काम हो जाएगा। आपको बस एक बार वीडियो देखनी है पूरी। उससे पहले आप अपना क्वेश्चन पेपर देख लो एक बार कैसा होता है। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, 100 मार्क्स का होता है। 3 घंटे आपके पास होते हैं और 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, इनमें से कोई भी 5, और 4 शब्दों में आपको आंसर लिखना होता है। यानी कि जैसे कि ये क्वेश्चन पहला है, इसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 20 मार्क्स के लिए आपको 4 से 5 पेज भरने हैं। ठीक है, इतना सा आपको समझना है। बाकी क्वेश्चंस इसमें काफ़ी सारे हैं, मैंने कराए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है राजनीतिक आधुनिकीकरण का सिद्धांत पूछ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली आप पॉइंट पे आइए कि भाई ये है क्या। तो आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न, है ना। हम कहते हैं ना आधुनिक मतलब हो गया, आधुनिक हो गया है, ये मॉडर्न हो गया है, यही है। यानी कि पॉलिटिकली जब हम मॉडर्न होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जो पॉलिटिकल डिसीजंस है ना, जो पॉलिसीज है, जो पॉलिटी बना रही है बेसिकली, जो हमारे जो नेता वगैरह बनाते हैं, इस पे आपका ध्यान है, फोकस है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए कोई फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसी को कहते हैं राजनीतिक आधुनिकीकरण। ठीक है, यानी कि जब हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास होता है तभी तो हम इन चीज़ों पे बात कर पाएंगे, इनके बारे में सोच पाएंगे। अगर ये दोनों नहीं हो पाएंगे तो कैसे चीज़ों को हम कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास होता है, इसका मतलब हम हमारा जो जेब भरी हुई है, ठीक है, हमारे पेट भरा हुआ है, तो ये हो गया आर्थिक विकास। हमारा सामाजिक विकास मतलब हमारी समाज में कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब शांति से अपना काम कर रहे हैं, मस्त जीवन जी रहे हैं। उसके बाद जाके आप अपनी पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप कर पाते हो, है ना। अपनी पॉलिटिक्स के बारे में सोच पाते हो कि क्या हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमने किन लोगों के हाथों में अपना देश दे दिया है, क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, क्या यानी कि रेड टैप फैला रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं दबा के। तो हम सोच तभी पाते तब हम जब हम हमारा पेट भरा होता है, हमारा आर्थिक रूप से चीज़ों को सही होती है सब चीज़ें, और सामाजिक रूप से हम सक्षम होते हैं। अगर हमारा यही नहीं हो पाएगा तो हम कैसे चीज़ों को सोच पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा ये दोनों चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो है एक इंटरेस्ट बढ़ता है, कहाँ पे, डेमोक्रेसी में। तो हम डेमोक्रेसी के बारे में सोचते हैं कि भाई हम आज़ाद तो हैं, लेकिन क्या हमारा आर्थिक विकास हुआ है ना। क्या हमारा सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, क्या हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा है, क्या हमारा संस्थागत विकास हो पा रहा है। तो बेसिकली इसका मतलब मैं आपको बता दें कि आर्थिक विकास में क्या होता है। जब हमारा आर्थिक विकास हो जाएगा, हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, तब जाके हमारा जो है पॉलिटिक्स में हम भागीदार कर पाएंगे, हम वोट डालना जाएंगे तो सोच समझ के चीज़ों को करेंगे। लेकिन अगर जेब भरी हुई नहीं है, हमारा पेट भरा हुआ नहीं है, तो हम वोट डालने की सोचेंगे कैसे। ठीक है, और हम सामाजिक परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी लगभग सेम ही है। एजुकेशन नहीं होगी हमारे पास, है ना, हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, तो हम कैसे हम सोच पाएंगे कि कौन सी जो दल है, कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छी है, कौन सी पार्टी हमारे लिए हित की बात कर रही है, हमारे फायदे की बात कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है हमें, है ना। सांस्कृतिक परिवर्तन की बात करें तो हमारे जो विचार हैं वो बदल जाते हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं पहले से, है ना। हमारा जो एक भेदभाव वाली बात होती है लिंग के आधार पे, समाज के आधार पे, हम लोगों को स्वतंत्र छोड़ देते हैं कि आप अपने फैसले खुद लीजिए, हमारा मतलब नहीं है इसमें। ठीक है, उसके अलावा संस्थागत विकास, इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी और सिविल सोसाइटी, स्वतंत्र प्रेस, इनकी बहुत ज़रूरत होती है किसी भी समाज में। अगर ये नहीं है, अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं है, जैसे कि आज आपको देखते हो, आपको पता है अच्छे से क्या चल चल रहा है, तो ये क्या है, ये संस्थागत रूप से विकास हमारा नहीं हुआ है, क्योंकि इतनी डेमोक्रेसी नहीं है ये इंडिया में। ठीक है, थी पहले, अब बंद हो गई है, अब खत्म सी हो गई है। अब शायद दोबारा आ जाए बाद में, तो बात अलग है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी चाहिए। देखिए, इसके अलावा इसकी आलोचनाएं भी हैं कुछ, जैसे कि इसकी पहली आलोचना क्या कह रहा है, यूरो केंद्रीकरण। इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो भी
आप कुछ भी पढ़ते हो तो अपने दिमाग में कुछ एक चीज़ को समझते हो, मतलब एक सेट करके चलते हो कि इसको मुझे ध्यान में रखना है। जैसे कि आप इंडिया के बारे में पढ़ोगे तो आप इंडिया को एक अपने दिमाग में लेके चलोगे कि हाँ, इंडिया में ये सब हुआ था, अब ये हो रहा है, ठीक है? तो इसको देख के आप चीज़ों को समझोगे। ऐसे ही जो विद्वान हैं, जब उन्होंने ये सिद्धांत बनाया राजनीतिक आधुनिकीकरण का, तो उनके दिमाग में यूरोप केंद्रीकरण था। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो उन्हें हर एक देश को, जैसे कि इंडिया को अलग से एक अपना जवाब रखना चाहिए था कि भाई इंडिया में इतिहास अलग रहा है, यूरोप का इतिहास अलग है, ठीक है, अमेरिका का इतिहास अलग है, तो उन सबको अलग-अलग तरीके से जो है सोचना चाहिए था। लेकिन जो विद्वान ने ये सब बनाया इस सिद्धांत को, उन्होंने सिर्फ़ यूरोप को अपने दिमाग में रखा, ना कि किसी और कंट्रियों को, ठीक है? उसके अलावा आर्थिक कारकों पर जो है ज़्यादा बल देता है ये, जबकि जो सामाजिक और जो रीज़न्स होते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता के, जातिवाद के जो रीज़न्स होते हैं, इनको ये फ़ोकस नहीं करता है। और अनुमान लगाने में ये वाली जो सिद्धांत है, वो बहुत बेकार है। उसके अलावा अभिजात वर्ग के लिए कोई भी बात नहीं करता है ये, ठीक है? अभिजात मतलब जो गरीब वर्ग होते हैं, जो पिछड़े हुए वर्ग होते हैं, उनकी बात नहीं करता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वीडियो मैंने जो बनाई है, वो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, इसलिए दोबारा बनानी पड़ रही है मुझे। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक विकास दृष्टिकोण के इस महत्व का वर्णन कीजिए। तो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, सिद्धांत वगैरह का, कि राजनीतिक विकास क्या होता है? यही ये पूछ रहा है, ठीक है? तो राजनीतिक परिवर्तन की हमारी समझ पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यानी कि जो भी हम पॉलिटिक्स के बारे में हम समझ पाते हैं, उस पे ये एक इम्पैक्ट जो है डालने की कोशिश करता है राजनीतिक विकास से। राजनीतिक विकास बात करता है हमारी पॉलिटिकल जो थॉट्स हैं, जो हमारे जो व्यूज़ हैं, उन पे थोड़ा-सा जो है एक इम्पैक्ट डालना के बारे में बात करता है। इसकी इम्पोर्टेंस पहली चीज़ में क्या है कि भई परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। यानी कि जो भी चेंजेस होते हैं, उनको हम एनालाइज़ कर पाएँ, उसके लिए हमें हेल्प करता है ये, ठीक है? दूसरी चीज़, नीतिगत निर्हात, यानी कि जो भी पॉलिसीज़ मेकिंग होती है सरकार की, उसमें ये हेल्प करता है। अब सरकार जो इंडिया है, अगर जब हम बात कर रहे हैं शुरुआत में जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो हमारे जो हमारे जो विद्वान थे, ठीक है? इन्होंने जो भी चीज़ें बनाई, पॉलिसीज़ बनाई, तो उन सब चीज़ों को अपने इतिहास को याद रखते हुए बनाया, ठीक है? कि हमारे मतलब जो पास्ट जो हुआ, क्या-क्या हुआ, वो दोबारा ना हो, इसलिए हमने जो पॉलिसीज़ बनाई उसी के आधार पे बनाई। जैसे कि हमने शुरुआत में साम्यवादी व्यवस्था को फ़ॉलो किया, है ना? आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो। क्योंकि हमें लगा कि अगर हम पूंजीवाद की तरफ जल्दी से जाएँगे तो शायद दोबारा से हम किसी के अधीन ना हो जाए, तो हमें डर भी था। इसलिए हमने जो पॉलिसीज़ बनाई, वो ऐसी बनाई कि हमारे हाथ में ही हो सब कुछ, हम किसी और को ना सौंपें। फिर बाद में जाके 91-93 में हमने एलपीजी मॉडल को अपनाया। उसके अलावा आधुनिकीकरण पर जोर देता है ये, यानी कि इसमें शहरीकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक प्रगति, आर्थिक विकास, ये सब आपको देखने को मिलता है। आलोचना और विकास, यानी कि बहस को बढ़ावा देता है ये, बेसिकली डिबेट। डिबेट किस कंट्रियों में होती है? आपको पता होगा, जहाँ पे डेमोक्रेसी अच्छी आपको मिलेगी, उन देशों में डिबेट करने का आपको पूरा अधिकार होगा, ठीक है? आप किसी भी टॉपिक पे डिबेट कर सकते हो। और जिस देश में डेमोक्रेसी नहीं है, बहुत ही कम है, तो उस देश में आप डिबेट नहीं कर पाओगे, ठीक है? आज जैसे कि इंडिया में हो रहा है, आप हर टॉपिक पे डिबेट नहीं कर सकते भारत में भी। किसी भी राजनेता से आप कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल पूछोगे तो वो आपको मतलब अ, अंदर ले जाके बोलेगा कि बेटा आराम से खड़ा हो जा। मतलब ये है कि वो आपको पसंद ही नहीं करेंगे कि आप उनसे क्वेश्चंस करो, ठीक है? तो आज जो पॉलिटिक्स है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलती है। पहले ऐसा नहीं था इंडिया में, अब ज़्यादा हो गया है कि आप सवाल भी नहीं पूछ सकते। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो है वो लैटिन अमेरिका पर है, कि जो लैटिन अमेरिका के जो देश जिन पर विकास नहीं हुआ है, तो क्या रीज़न्स है, उसके बारे में पूछ रहा है। लैटिन अमेरिका आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जो अमेरिका है, ठीक है? अपने को पता है यूएसए। तो यूएसए जो ऊपर का जो पार्ट है, उसको जो नॉर्थ यूएसए है, उसको तो हम बोलते हैं, लेकिन जो नीचे वाला जो यूएसए है, ठीक है? ये जो यूएसए है, ये वाला जो यूएसए है, इसको हम भूल गए हैं। इसी को कहते हैं लैटिन अमेरिका। इसमें कुछ जो कंट्रियाँ हैं, वो ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है? अल्प विकसित है। उसका रीज़न्स पूछ रहा है कि क्यों उनका विकास नहीं हुआ है। तो पहला रीज़न क्या है? जैसे कि हमारे साथ हुआ औपनिवेशवाद,
ठीक है, वही उन पे भी लागू होता है, उनके साथ भी वैसे ही हुआ था, ठीक है, उन पे भी अंग्रेजों ने शासन किया, तो एक वो भी जो है उनके नेचुरल रिसोर्सेज को जो खा गए, इसकी वजह से वो उनका विकास नहीं हो पाया। दूसरी चीज, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी अस्थिरता, कोई भी एक पार्टी सही से काम नहीं कर पाती है, और करती भी है तो क्या करती है, ये वाला काम, ठीक है। उसके अलावा असमानता और सामाजिक बहिष्कार, यानी कि इन लोगों का जो नस्ल है, ठीक है, यानी कि जो ये काले लोग आपको इनको कहते हैं, इनकी वजह से इनको जो है सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। अंग्रेज या फिर जो अमेरिकन्स हैं, ठीक है, जो सफ़ेद है, जो गोरे लोग हैं, इनको पसंद नहीं करते हैं। इनका इतिहास आपने पढ़ रखा है पहले भी, ठीक है, हमने स्कूल के टाइम में ये सब पढ़ा हुआ है। उसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरण संबंधी कुछ चुनौतियां ये तो रहती ही हैं। डिजास्टर्स जो आते हैं नॉर्मली, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी हो गई, तो इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और भी रीजन है, जैसे कि भाई वैश्विक उतार चढ़ाव हुए, ठीक है, मतलब इंटरनेशनली मंदी हो गई तो इनको बहुत दिक्कत होगी उस चीज़ से, क्योंकि ये कोई चीज़ बना ही नहीं पा रहे हैं, उद्योग तो है ही नहीं इनके देश में। विकास, जो विकसित देश है उन्होंने इनका शोषण तो किया ही है, अमेरिका भी करता है, अमेरिका का देश है ये। ऋण यानी कि जो कर्ज है उसका भी बोझ है इनको, ये ब्याज तक नहीं दे पाते, ठीक है। जो मेनली जो मूल जो होता है वो तो बात की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विदलीय प्रणाली। इसमें जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका में दो ही दल होते हैं जो कि इलेक्शन लड़ते हैं, इसके अलावा और कोई तीसरा दल नहीं होता है, तो इसी को कहते हैं दो दलीय प्रणाली। इसमें दो में से किसी एक को चुनना होता है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या होती है कि भाई प्रमुख दो दल होंगे इसमें, सबसे ज्यादा जो वोट मिलेंगे जिसको वो जीत जाएगा, ठीक है। वो पूरी मतलब देश में, यहाँ पे कोई राज्य नहीं होते हैं, सिर्फ पूरा एक देश होता है, वो सब पूरा एक ही व्यक्ति उसको संभालता है। और तीसरी पार्टी को यहाँ पे मौका नहीं मिलता है, केंद्र पर आधारित सब चीजें होती है, ठीक है, सेंटर को फोकस करती है। क्योंकि विधायिका के इलेक्शन होते तो सेंटर को ही फोकस किया जाएगा। लाभ क्या होंगे भाई, स्थिरता रहेगी थोड़ी, ठीक है। अब स्पष्ट विकल्प होंगे लोगों के पास कि दो लोग हैं, इनमें से किसी को चुनना है। और प्रभावी शासन आपको मिलता है यूरोप में, सॉरी यूरोप कह रहा हूँ, यूएसए में देखोगे आप, यूके में देखोगे, यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो ब्रिटिशर्स जहाँ पे रहते हैं, कनाडा में देखोगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विकेंद्रीकरण के ऊपर, ठीक है। इसकी प्रकृति, और प्रकृति मतलब नेचर, और जो विशेषताएं हैं वो पूछ रहा है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो पावर है ना वो सेंटर से लेके हम नीचे तक दे, कहने का मतलब ये है। अब इंडिया में आप देखो, जो व्यवस्था है वो तीन स्तर की है ना। सेंटर के पास पावर है अपनी कुछ कामों के लिए, राज्य के पास पावर्स है कुछ कामों के लिए, वैसे ही पंचायत जो है, ठीक है, गाँव में पंचायत होती है, और शहरों में नगर निगम में जो है नगर पालिका होती है। वैसे उस चीज को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं, यानी कि जो पावर्स है ना वो सबके पास अलग अलग है। पंचायत के पास अपनी अलग पावर है, वो अपने एरिया में सर्वशक्तिमान है, सारे काम वो कराती है, ठीक है, फाइनेंशियल से लेके हर एक काम वो उसके अंडर में आता है। और बात करें राज्य की, तो राज्य की जो सरकार होती है वो अपने स्टेट में सड़कें बनाना, विश्वविद्यालय बनाना, स्कूल बनाना, ये सब काम कराएंगी। तो इनके पावर्स अलग हैं। इसके अलावा बिजली देना, पानी देना, ये सब चीज़ें जो है राज्य सरकार के अधीन आता है। इसी को कहते हैं विकेंद्रीकरण, कि भाई सबके पास अपनी अलग अलग पावर्स है, कोई एक केंद्र में व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है जो कि सारा कुछ संभालेगा, जैसे कि अमेरिका में है, वो सेंटर में आधारित होती है, ठीक है, वो वाली जो व्यवस्था है। लेकिन जो विकेंद्रीकरण है उसमें ऐसा नहीं होता है। सेकंड चीज, इसकी जो प्रकृति है उसकी बात करते हैं, अब हम समझ ले क्या होता है। सबसे पहले अधिकार का हस्तांतरण, यानी कि जो पावर्स है, जो राइट्स है, वो सबके पास होती है अलग अलग, ठीक है। लचीलापन होता है, ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी आप कह लो। सशक्तिकरण यहाँ पे आपको मिलता है, यानी कि सबको बराबर का अधिकार होगा, यानी कि निचले स्तर से लेके उच्च स्तर तक सबको पावर्स मिलेंगी, सबको अधिकार दिए जाएंगे, सबको काम करने का मौका मिलेगा। जवाबदेही ज़्यादा बढ़ जाती है इससे, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ये थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है जी। अब इसके बाद इसमें जो विशेषताएं हैं उसको देखें तो बिखरी हुई शक्ति आपको मिलेगी, यानी कि शक्ति किसी एक के हाथ में नहीं है, वही चीज़। बढ़ी हुई भागीदारी आपको मिलती है, यानी कि सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। गाँव में, गाँव देहातों में आपको पंचायत देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है इलेक्शन लड़ सकता है, महिला लड़ सकती है ना।
वो जीत सकते हैं, काम कर सकते हैं और लोग सपोर्ट कर सकते हैं उनको, है ना, वोट दे के। और इनोवेशंस आपको मिलता है, इनोवेशन बढ़ावा, उसको बढ़ावा मिलता है। वहाँ के जो मूल निवासी हैं, नॉर्मली जो लोग वहाँ पे रहते हैं गांव में, उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है उस चीज़ों से। और अपने मतलब राज्य की, अपने जो एरिया है उसके डेवलपमेंट के लिए वो उत्तरदायी होंगे। स्थानीय निर्णय प्रक्रिया जो होती है वो आपको मिलेगी, यानी कि जो वहाँ के जो लोग हैं, जैसे कि गाँव के लोग हैं, साथ में बैठ के पंचायत में बात करने कि भाई क्या करना चाहिए हमें, किसके लिए कौन सी चीज़ें को हम मतलब यूज़ कर सकते हैं, हमें क्या विकास की चीज़ करनी चाहिए, विश्वविद्यालय या जो स्कूल है बच्चों के लिए वो बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, सड़कें वगैरह, इन चीज़ों पे वो बात कर सकते हैं बैठ के, ठीक है। वहीं के लोग डिसीजन करते हैं कि क्या करना चाहिए। और बेहतर कार्यकुशलता, अच्छे काम कर पाओगे आप, कि आपके आसपास की चीज़ें हैं तो आप अच्छे से चीज़ों को देख पाओगे, आपको पता होगा, रूबरू होंगे आप उन चीज़ों से। और नौकरी में कमी आपको मिलेगी, नौकरशाही, सॉरी, नौकरशाही मतलब रेड टैप, यानी कि जो भ्रष्टाचार जो करते हैं ये सरकारी नौकर, इससे आपको थोड़ी छूट मिल जाएगी। जो दलाल बैठे होते हैं बीच में, इनसे आप बच पाओगे। एग्जाम्पल्स इसमें क्या है कि भाई राजनीतिक विकेंद्रीकरण भी होता है, एक आर्थिक रूप से भी होता है, तकनीकी भी होता है, संगठन भी होता है, ठीक है। पॉलिटिकल को बता दें, जैसे कि सरकार है 3 स्तर की बटी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और ये जो पंचायत है। उसके अलावा आर्थिक रूप से भी होती है, जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो भी 3 प्रकार से बटे हुए होते हैं, ठीक है। अब वो सेंटर के लिए अलग है, स्टेट के लिए अलग है, और जो पंचायत है इनके लिए अलग है, ठीक है जी। तकनीकी रूप से अलग होती है, संगठन, अब किसी ऑफिस में हम काम करते तो वहाँ पे भी लोग, सिर्फ ये तो नहीं होगा ना किसी एक के पास ही पूरी पावर्स है, वहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनके पास अलग अलग पावर्स होती है। कुछ लोगों के पास फाइनेंशियली पावर्स होती है, कुछ लोगों के पास मैनेजमेंट की पावर्स होती है, कि भाई सब भी जो लोग स्टाफ काम कर रहा है उसको मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग सब जगह होती है। लास्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, ये आपका आ चुका है। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक वगैरह नहीं किया है तो जरूर कर लेना, कमेंट कर लेना, आप बता देना मुझे किसी और टॉपिक पर आपको चाहिए तो कोशिश करूंगा कि आ जाए। छठा क्वेश्चन है दबाव समूह, ठीक है, उसकी विशेषताएं बतानी है, और जो पॉलिटिकल जो पार्टियां होती है उनसे ये कैसे अलग होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। प्रेशर ग्रुप आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। प्रेशर ग्रुप मतलब जो सरकार पे दबाव बनाने का काम करते हैं, ठीक है। और ये किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशिष्ट हित होते हैं इनके, यानी कि किसी एक खास टॉपिक पे ये जो है सरकार का एक तरीके से विरोध करेंगे, कि भाई इन्वायरमेंट बचाओ, इन्वायरमेंट बचाओ, इस तरीके से। और गैर पक्षपाती होते हैं, यानी कि किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं होंगे ये। और प्रभाव डालने की रणनीति होती है इनकी, किसी भी पार्टी पे, किसी अन्य दल पे, जैसे कि अभी बीजेपी है तो उस पर प्रभाव डालने की बात करेंगे। स्वैच्छिक सदस्यता होती है, यानी कि अपनी मर्जी से लोग यहाँ पे ज्वाइन होते हैं। विविध रूप होते हैं इसके, यूनियन ट्रेड, अब ये अलग हो सकते हैं, जैसे कि कोई ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपका जो बॉस है आपको सैलरी नहीं दे रहा है, तो आपको ऊपर चल रहा है, आपने वहाँ पे प्रेशर ग्रुप क्रिएट कर लिया, लोगों को जोड़ लिया, और आप कह रहे हो कि नहीं हमें अपनी सैलरी चाहिए, फिर हम काम करेंगे, ऐसे करके हर जगह पे बन सकता है। इसमें डिफरेंस क्या होते हैं, दबाव समूह में बेसिकली क्या होता है, सरकारी नीति प्रभावित होती है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है उसको ये प्रभाव में डालते हैं, ठीक है, उसको मतलब बदलने की बात करेंगे या अच्छा करने की बात करेंगे, ऐसा कुछ। ये क्या है, चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। इनका मतलब ये मकसद ये होता है कि भाई चुनाव लड़ना है, जीतना है, बस मजे रहे जिंदगी के, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टियां जो होती है, दबाव समूह छोटे होते हैं और थोड़े स्पेशल होते हैं, यानी किसी खास काम के लिए बने होते हैं, बाद में टूट भी जाते हैं। जो पार्टियां होती है ये व्यापक होती है और ये कभी टूटती नहीं है, ये बनी रहती है, ठीक है। निर्दलीय होते हैं ये किसी तरह से जुड़े हुए नहीं होते हैं, और ये औपचारिक होते हैं, यानी कि प्रोफेशनल्स होते हैं, ये पार्टी जुड़े हुए होते हैं। लॉबिंग, विरोध करना, अभियान करना, ये सब काम इनका होता है दबाव समूह का। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ये इनका चुनाव लड़ना काम होता है, प्रचार करना, सरकार बनाना इनका काम होता है। साझा हित होते हैं दबाव समूहों के, लेकिन इनके भौगोलिक रूप से बदल जाते हैं, ठीक है। अलग अलग स्थानों पे इनके जो हित होंगे वो चेंज होते रहेंगे। और अब मुझे बताना कि वीडियो का जो क्लिप्स था, जो लास्ट में जानी चीज़ें मैंने आपको बताई, कैसी लगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे बताना कमेंट करके ज़रूर, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिल रहा है यार। मैं कैसे मतलब बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आंसर्स लिखना इतने आसान नहीं है, चीज़ों को छाट के लिखना और आंसर्स के साथ लिखना बहुत बड़ी बात है। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में।
बाय बाय, थैंक यू सो मच।